बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मलीर के मुज़ाफ़ाती इलाके में राजा सिकंदर अली के बागात राजा फ्रूट फार्म्स के नाम मौसूम थे और वो अय्याशियों के लिए अक्सर इसी तरफ का रुख करता था। वो मालूमात हासिल होने के बाद मैंने सिकंदर को इसी फार्म के काटेज में मौत के घाट उतारा था और गुजाला को बाद में शुबा हो गया था कि वो वारदात मेरे ही हाथों सर अंजाम पाई थी। ये वाक़या मलीर के ज़रई इलाके में तो पेश नहीं आया था। अपने शुबे के पेशे नजर मैंने सवाल किया, तुम्हें कैसे मालूम? मेरे सवाल पर वो हैरान रह गई। इधर दिलदार के फ्रूट फार्म्स तो नहीं है? मैंने इसके असबाती सवाल को नजरअंदाज कर दिया। फ्रूट फार्म ही हैं। वो बदस्तूर हैरान थी, लेकिन फिर फौरन ही वो बात की तह तक पहुंच गई। शायद तुम माजी की कुछ कड़ियां इस वाक़े से मिलाने की कोशिश कर रहे हो। राजा फ्रूट फार्म्स में कॉलेज के मेहमान खुसूसी राजा सिकंदर अली के कत्ल का किस्सा मुझे भी याद है, लेकिन दिलदार के वालिदैन ने 40 साल पहले वो बागात कायम किए थे जो इसी जमाने से इनकी मिल्कियत चले आ रहे हैं। जाहिर है कि ये बात तुम्हें दिलदार ने ही बताई होगी। मुझे गजाला की सादा लोही पर गुस्सा आने लगा था। किसी ने भी बताई हो, तुम्हें तलख होने की जरूरत नहीं। गजाला का लहजा कदरे बदल गया। ये मेरे और इनके मामलात हैं जिनमें तुम्हें दखल अंदाज होने की जरूरत नहीं। बिला वजह इन्हें मेरी नजरों से गिराने की कोशिश न करो। मैं जानती हूँ कि तुम जिंदगी भर इनके लिए पसंदीदगी के जज्बात नहीं रख सकते, लेकिन मैं अपने शौहर को तुमसे ज्यादा जानती हूँ। गजाला दिलदार के बनाए हुए मकड़ी जैसे जाल में जकड़ी हुई थी और खुद ही इस शहर से निकलने पर आमादा नहीं थी। इसलिए मैं किसी भी तरह इसे यकीन नहीं दिला सकता था कि कामरान को सिर्फ चारा बनाने के लिए अस्पताल में जेरे इलाज रखा गया था, ताकि हम दोनों में से जो भी वापस लौटकर इससे मिलने की कोशिश करे इस पर हाथ डाल दिया जाए। ये गजाला की बदकिस्मती थी कि वो मुझसे पहले पाकिस्तान लौटी और दिलदार के आदमियों ने इसे उठवा लिया। शायद इन लोगों के अज़ाइम खतरनाक ही थे, लेकिन गजाला को देखने के बाद दिलदार का इरादा बदल गया। वो वाकई इससे दिल हार बैठा। इसने मुझे मुस्तकिल सुहाने रूह में मुब्तला करने के लिए गजाला को अपने फरेब में फांसने का इरादा कर लिया और मलीर के मुज़ाफ़ाती इलाके में एक ड्रामाई सूरत पैदा करके मोहसन के रूप में गजाला के सामने आ गया। इसके बाद जो कुछ हुआ होगा वो वाज़ेह था, लेकिन सही नताइज अखज़ करने के लिए गजाला की पूरी कहानी सुनना जरूरी था। वैसे भी दिलदार के खिलाफ कोई बात सुनने पर आमादा नहीं थी, इसलिए वक्ती तौर पर मैंने इससे उलझने का इरादा तर्क कर दिया ताकि वो अपनी बात पूरी कर सके। दिलदार के खिलाफ भरपूर मवाद जमा हो जाने के बाद मैं गजाला को किसी भी तरह कायल करने की कोशिश कर सकता था। मुझे तलख होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने मुफाहमाना लहजा इख्तियार करते हुए कहा। अलबत्ता इन तलख हकायक को तस्लीम करने में मुझे दिक्कत जरूर लगेगी। शायद दिलदार के इसी एहसान के नतीजे में तुमने कोई जज्बाती फैसला किया होगा। वो कोई जज्बाती फैसला नहीं था। वो नजरें उठाकर बोली, इस पुरहोल वीराने में मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन दिलदार बहुत अजीम आदमी है। मेरे तार तार लिबास को देखकर उन्होंने मुझे अपनी कार की अकबी निशिस्त पर बिठाया और अपने घर ले आए। वसीओ अरीज मकान में वो तनहा रहते थे। मेरे लिए उन्होंने एक मुलाजमा से कपड़े मंगवाए। इस वक्त मैं ज़हनी तौर पर थक चुकी थी। मेरे असाब जवाब दे चुके थे। तुम्हारा नाम मेरे लिए एक शराब बनकर रह गया था। नहा धोकर मैंने तंजीम या किसी ग्रोह बंदी का जिक्र किए बगैर इन्हें अपनी कहानी सुनाई, जिसमें तुम्हारा भी जिक्र था। इनके हमदर्दाना रवैये को देखते हुए मैंने इनसे कहा कि मैं जिससे शादी के ख्वाब देख रही थी वो कमाने की धुन में प्रदेश जाकर लापता हो गया है और मैं बिल्कुल बेयारो मददगार रह गई हूँ। इसलिए सहारे के लिए जल्द अज जल्द किसी ढंग के आदमी के साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ। ये इनकी नहीं बल्कि मेरी ख्वाहिश थी। मैं इनकी अजमत को सलाम करती हूँ कि उन्होंने मेरे माजी को कुरेदने की कोशिश नहीं की। जो कुछ मैंने बताया इस पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया। एक गुमशुदा महबूब के वजूद को भी कंधा पेशानी से बर्दाश्त कर लिया और खुद मेरे साथ शादी की पेशकश कर बैठे। मेरे लिए इनकी पेशकश नाकाबिले यकीन थी। सारी दुनिया की ठोकरें खाने के बाद मैं इस इज्जत अफजाई का तस्वर भी नहीं कर सकती थी। मैं इनके सीने से लगकर बिलक कर रो पड़ी। फिर भी मेरे जहन में तुम्हारा ख्याल बाकी था। अगले रोज मैं जहांगीर के पास गई, लेकिन वो तुम्हारे बारे में एक लफ्ज भी ना बता सका। तुम खुद सोचो कि इसके बाद मेरे लिए क्या बाकी रह गया था। इसी शाम हम दोनों ने सादगी और खामोशी के साथ शादी कर ली, लेकिन मैं इन गुंडों की तरफ से खौफजदा थी जिनके अज़ाइम को दिलदार ने नाकाम बनाया था। वो मुझ पर दोबारा हाथ डालने की कोशिश कर सकते थे। इनके खौफ से मैं दिन भर भी घर से अकेली नहीं निकलती थी। मेरे खौफ को भांपते हुए दिलदार ने कुछ लोगों को मुलाजिम रख लिया जो दिन रात मेरी हिफाजत पर मामूर रहते थे। इन जैसा समझदार
समझदार, बुर्दबार और अजीम आदमी आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा। वो इस कदर मेहरबान है कि उन्होंने चंद ही दिनों में मेरे दिल से तुम्हें खोने का एहसास मिटा दिया है। इसलिए अब मैं तुम्हारी जिंदगी का एक भूला बिसरा ख्वाब बनकर रह गया हूँ। हम एक दूसरे के लिए अजनबी जरूर हो गए हैं, लेकिन तुम मेरी बात का गलत मफहूम अखज न करो तो मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि जिंदगी में तुमने भी मुझे बहुत बड़ा सहारा दिया था। हमने काफी अच्छा वक्त एक साथ गुजारा है, लेकिन तकदीर का फैसला हमारे खिलाफ था। बदले हुए हालात में जो कुछ हुआ है इस पर मुझे कोई मलाल नहीं है और ना मैं वापस मुड़कर देखना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे मुखलिस और हमदर्द दोस्त हो तो तुम्हें भी मेरी कामयाब जिंदगी के लिए दुआ करना चाहिए। मुझ में अब दुख उठाने का जरा भी हौसला नहीं रहा। मलीर वाले डरावने वाक्य के बाद मैं अंदर से बुरी तरह टूट फूट कर रह गई हूँ। दिलदार मेरा हाथ ना थाम लेते तो मैं खुदकशी ही कर लेती। क्या मैं ये समझूं कि तुम पुराना तल्लक खत्म करके मुझे असरे नो मुखलसाना दोस्ती की पेशकश कर रही हो? अब मैं अकेली नहीं रही हूँ। मेरे फैसले दिलदार की पसंद और नापसंद के ताबिया होते हैं। मैं इन्हें बिला कमो कास्ट सब कुछ बता दूंगी। अगर उन्होंने कबूल किया तो हम दोनों के दोस्तों में शामिल हो सकोगे। मुझ पर अब तुम्हारा कोई कानूनी, मजहबी या इखलाकी हक बाकी नहीं रहा है, जबकि दिलदार मेरी जिंदगी के मालिक हैं। जब तुम्हारी अना तुम्हें इनका मुकाम तस्लीम करने से रोक रही है तो हो सकता है कि वो भी अब मेरे नजदीक तुम्हारा वजूद बर्दाश्त न कर सके। इनसे इजाजत लिए बगैर मैं कुछ नहीं कह सकती। शादी से पहले तुमने दिलदार को मेरे बारे में क्या बताया था? मेरे हलक में तलखी लम्हा बे लम्हा बढ़ती ही जा रही थी। जवानी की एक ख्याल अंगेज भूल ख्वाबों का एक रवायती शहजादा वो मगमूम सी मुस्कुराहट के साथ बोली, इसके अलावा मैं और क्या बता सकती थी? मेरा नाम तो बताया होगा तुमने। मैं इस बारे में हर तफसील जानने के लिए मुस्तरब था। ना मैंने बताया ना उन्होंने जानने की जरूरत समझी। इनके लिए सिर्फ इतना जान लेना ही काफी था कि इस तजर्बे की भट्टी से गुजरने के बावजूद मेरा दामन दागदार नहीं हुआ था। वो किरदार की पारसाई की बड़ी कदर करते हैं। फिर मुझे दिलदार के लिए अनजान ही रहने दो, इससे मेरा कोई जिक्र न करना। लेकिन ये याद रखना कि फिर हम एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकेंगे। इसने मजबूत लहजे में कहा। एक तवील लातल्लगी के बाद आज हम पहली और आखिरी बार मिल रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए आ गई कि तुम्हें बहुत कुछ बताना और समझाना था ताकि ला इल्मी या गलत फहमी में तुम कोई गलत कदम न उठा लो। इसके बाद कभी तुमने मिलना चाहा तो मैं तुम्हें वक्त न दे सकूंगी। हमारे रास्ते बिल्कुल जुदा हो गए हैं, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि दिलदार को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं खुद भी तुम्हें भूल जाने की कोशिश करूंगा। हम मिलते रहे तो चाहत की चिता धीमे धीमे सुलगती रहेगी। इसमें कभी चिंगारियां भी भड़क सकती हैं। एक दूसरे से दूर रहकर ही शायद हम दोनों सुकून से रह सकेंगे। मैं अगर दोबारा तुमसे मिला तो यकीन रखो कि मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शुक्रिया डैनी, वो दिल गिरफ्ता आवाज में बोली। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम भी शरीफ और अजीम इंसान हो। चंद सानियों के लिए फजा में बोझल सुकूत तारी हो गया। गजाला के सीने के जीरो बम से अंदाजा हो रहा था कि वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। रोना चाहती थी लेकिन नहीं रो सकती थी, क्योंकि दिलदार के दरमियान में आते ही मैं अपने से यका गैर हो गया था। और गैरों से हर गैरतमंद इंसान अपने अंदर के दुख छुपाया ही करता है। मैंने ठंडी चाय की प्याली एक ही सांस में अपने मेदे में उंडेल ली। कामरान कैसा है? जाती गुफ्तगू इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। न उसने उठने का इरादा जाहिर किया था, न मैं इन लम्हों से खुद को दस्तबरदार होने पर आमादा था। इसलिए मैंने मौजू बदलने के लिए वो सवाल कर डाला। वैसे भी कामरान की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम थी, क्योंकि मेरे नजरिए के मुताबिक दिलदार ने गजाला को अपने अश्तपा चुंगल में बेबस करने के लिए कामरान ही को चारा बनाया था। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ ही रह रहा है, लेकिन माजी के बारे में उसे कुछ याद नहीं। सारी यादें और वाकयात लाशौर के किसी बंद खाने में दफन होकर रह गए हैं। वो बारी लहजे में बोली। दिलदार ने उसे हकीकी भाई जैसा प्यार दिया हुआ है। खुश नसीब है वो। काश मेरे लिए भी माजी को बुलाना इस कदर आसान हो सके। यादें माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। डैनी, जख्मों को न खरीदो, वो तड़प कर बोली। तुम तो फिर भी अपने मर्जी का मालिक हो। मैंने तो अपना सब कुछ किसी और को सौंप कर उसे अपना मजाजी खुदा बना लिया है। वो माजी सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी था। इसके बेहतरीन लम्हे ऐसे भी गुजरे हैं जो दिलो दिमाग पर नक्श होकर रह गए हैं। मैं इन्हें कभी नहीं खुरच सकूंगी। जब मैं औरत होकर इन यादों समेत जिंदा रह सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं रह सकते? मुझ में और तुम में फर्क है मिसेस दिलदार। मेरे तो खादब पर इसकी आंखों में करब के साए लहरा गए, लेकिन वो मुंह से कुछ न बोली। तुमने अपने रास्ते का इंतखाब खुद किया है, जबकि मैं अपना फैसला खुद नहीं कर सकता। मुझे भटकाने का फैसला भी तुम्हारा ही है।
मैं चलूंगी डैनी। वो पर्स से 50 रुपए का नोट निकाल कर ट्रे में डालती हुई यकलख्त उठ गई। उसकी आवाज फरते जज्बात से रुंध गई थी। यहाँ रुकी रही तो तुम मेरा दिल छलनी कर दोगे। हालांकि तुम मेरी मजबूरी अच्छी तरह समझ रहे हो। दिलदार एक मुकम्मल शौहर हैं। उन्होंने मुझे जरा भी शिकायत का मौका नहीं दिया। जो कोई और ख्याल दिल में बेदार होता हो सके तो मुझे माफ कर देना। वो जाने के लिए मुड़ी, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। बस एक सवाल का जवाब और देती जाओ गजाला। मैंने गैर इरादी या शायद बालहाना तौर पर गजाला कहकर पुकारा था। वो रुक कर मेरी तरफ घूमी तो उसकी धुंधलाई हुई आंखों में खुशी की चमक थी और फरते जज्बात थे। यकूती लबों के गोशे हौले हौले कपकपा रहे थे। क्या मोहब्बत एक बार जन्म लेने के बाद मर भी जाया करती है? मैंने पूछा। मोहब्बत? वो आहिस्तगी से बोली। उसकी आवाज में हसरत उमड़ आई थी। ये वो चिराग होता है डैनी जो एक बार जल उठे तो फिर अमर हो जाता है। मोहब्बत तो जिंदगी भर का रोग होती है जो कब्र के कीड़े भी नहीं मिटा सकते। उसकी आवाज सीने में घुट गई। आंखों दो शफाफ मोती चमकने लगे और वो मजीद कुछ कहे बगैर तेज तेज कदमों से चलती हुई नकाशी के रास्ते की तरफ बढ़ गई। मैं खाली और ज़हनी के आलम में तन्हा वहाँ खड़ा रह गया। जाते वो बहुत अजीब और पुरख्याल बात कह गई थी जिसकी तावीलें तलाश करने में पूरी जिंदगी भी एक लज्जत अंगेजी के साथ गुजारी जा सकती थी। मोहब्बत अगर अमर होती है तो जिस तरह मैं उसे मजबूर करने पर कादर नहीं था वो भी उम्र भर मुझे बुला नहीं सकती थी। चंद सानियों के बाद मैं भी शिकस्ता कदमों से गजाला के नकूशे पा पर चल पड़ा। मेरे बरामदे से उतरते ही कहीं से सुल्तान शाह नमूदार हुआ और मेरे साथ चलते हुए सरगोशियाना लहजे में बोला, बड़ी तवील मुलाकात रही तुम्हारी। तवील लेकिन बेसमर। मैंने मायूसाना लहजे में कहा। दिलदार ने उसकी नफ्सियाती कमजोरियों से भरपूर फायदा उठाया है। उस पर अपनी अजमत और शराफत का ऐसा जादू चलाया है कि वो उसके खिलाफ एक लफ्ज भी सुनने पर आमादा नहीं। लेकिन तुमने तो उसे दिलदार के करतूत बताए होंगे। अव्वल तो अभी तक सारी क्यासात ही क्यासात हैं। मेरे पास अपने किसी दावे का सबूत नहीं। फिर अगर मैं उसे अपनी बात सुनने पर मजबूर करता तो वो ना अपनी पूरी कहानी सुनाती और ना ये मुलाकात इतनी देर जारी रहती। वो उसी वक्त मुझे छोड़कर वापस चली जाती। फिर अब जहांगीर को क्या बताओगे? उसने सवाल किया। देखते जाओ, जैसी सूरत हाल होगी इसके पेशे नजर बात करनी पड़ेगी। जहांगीर गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। स्कूटर पर सवार दो अफराद इसकी निगरानी कर रहे थे। गाड़ी की हरकत में आते ही जहांगीर ने मुझे मुतल्ला किया। वो दोनों उसकी मर्सिडीज के पीछे रवाना हुए हैं। उन्होंने हेलमेट चढ़ाए हुए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने उनमें से एक को पहचान लिया है। वो इतला मेरे लिए सनसनी खेज थी। कौन था वो? लसबेला के इलाके का एक मशहूर बदमाश था। अमीर दादा के नाम से मशहूर है। खास बात यह है कि तुम्हारे मैनेजर के अगवा और फिर मरम्मत पर मामूर किए गए 4 अफराद में से एक वो भी था। मुझे तो ये गजाला वाला मामला भी कुछ संगीन होता हुआ नजर आ रहा है। मामला संगीन हो चुका है माय डियर, मैंने एक फौरी फैसले के तहत कहा। गजाला को बदतरीन ड्रामाई हालात से दो चार करके शादी पर मजबूर किया जा चुका है। उसे इस चालबाजी का जरा भी एहसास नहीं हुआ है। इस तरह वो मेरी रसाई से निकल चुकी है। कौन है वो कमीना शख्स जो ऐसे ओछे बार पर उतर आया है? जहांगीर गुस्से से भड़क उठा। दिलदार, मैंने इख्तिसार से कहा और उसके मुंह से तहैयर अमेज सीटीटी की आवाज निकल गई। जब ही तुम दिलदार और डीडी में मुशाबहत पर गौर कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि तुम बिल्कुल सही खतूत पर सोच रहे थे। वो लोग तुम्हें हर तरफ से बेबस और मजबूर करके सामने लाना चाहते हैं। घर बिकवा दिया, कारोबार बर्बाद कर दिया और अब एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत तुम्हारी मोहब्बत पर डाका डाला गया है। जब ही अमीर दादा इस मामले में मुलव्वस है, वो शायद दरमियानी अरसे में मुस्तकिल तौर पर डीडी के लिए काम करता रहा है। हो सकता है कि इसके पुराने साथी भी इसके साथ ही हों। क्यों ना डीडी को हलाक कर दिया जाए? सुल्तान शाह ने सफाकाना लहजे में तजवीज पेश की। नहीं, मैंने मायूसाना अंदाज में सर को जंबश देकर कहा। गजाला उसे मासूम और बेगुनाह समझती है। उसने मुझसे वादा लिया है कि मैं दिलदार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा। उसे कोई इत्तफाकी हादसा भी पेश आ गया तो गजाला इसे मेरी ही किसी तकरीबकारी से मंसूब करेगी। दोयम ये कि दिलदार अगर शी का ही आदमी है तो इस पर हाथ डालना इतना आसान नहीं होगा। तुम अभी तक इसकी असलियत की तरफ से शुबहात में मुब्तला हो। जहांगीर ने हैरत से कहा। अमीर दादा के सामने आने से तो ये बात अब बिल्कुल ही वाज़ेह हो गई है कि वो कौन है और इसके क्या अज़ाइम है। शुबा नहीं है सुल्तान शाह को खतरात का एहसास दिलाना चाह रहा था। ये समझ रहा है कि भरा हुआ पिस्तौल ले जाकर जब चाहेगा इत्मीनान से इसे गोली मारकर बहिफाजत वापस लौटाएगा। फिर तुम क्या करना चाह रहे हो? सुल्तान शाह ने सवाल किया। इस पर गौर करना पड़ेगा और कुछ हो या ना हो, हमें दिलदार के घिनौने किरदार को गजाला के
सामने जरूर बेनकाब करना होगा ताकि वो मेरे खिलाफ होने वाली साजिश में अपने किरदार पर शर्मिंदा हो सके। हकीकत ये है कि उसने मेरे दिल पर बहुत गहरा घाव लगाया है जो इसकी नजरों में दिलदार को जलीलो ख्वार करके किसी हद तक मुंदमिल हो सकेगा। शी तो आकाश बेल की तरह हमारी जिंदगियों में पेवस्त होकर रह गई है। जहांगीर ने कहा, अगर तंजीम यहाँ इतनी फ़आल है तो किसी भी वक्त मेरी खिदमात दोबारा तलब की जा सकती हैं। ये शुक्र करो कि आते हुए तुमने मुझे पार्किंग एरिया से बाहर उतारा था और हमारी वापसी गजाला के बाद हो रही है, वरना तुम्हारी गाड़ी का नंबर डीडी तक पहुंचाया जा सकता था कि गजाला से मिलने वाली इस नंबर की गाड़ी में देखा गया था। मैंने कहा, बुश चाहता तो नंबरों की मदद से आसानी तुम पर हाथ डाल सकता था, लेकिन वो खतरा तो अब भी बाकी है। सुल्तान शाह ने लुकमा दिया, अमीर दादा डीडी को गजाला की किसी अजनबी से मुलाकात की इतला देगा और वो उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देगी। गजाला को मैंने मना कर दिया है कि वो मेरे बारे में दिलदार को कुछ न बताए। जब अमीर दादा इतला देगा तो गजाला इस मुलाकात से इनकार नहीं कर सकेगी। वो मेरा कुछ भी नाम बता सकती है, अमीर दादा को मेरे नाम का इल्म तो नहीं हो सकता। बात नहीं बनेगी डैनी साहब, जहांगीर ने कहा। सुल्तान शाह सही कह रहा है, इतनी अक्ल तो दिलदार को भी होगी कि वो गजाला की इस अहम मुलाकाती के बारे में अंदाजा लगा सके जिससे मिलने के लिए वो घर से रात को तनहा निकल सकती है। वो उसका अंदाजा होगा। हमारे पास तोड़ यही है कि उसे मेरी हवा भी न लग सके। शी वाले अभी तक मेरी तलाश में मिलान या वेनिस में ही सरगर्दा होंगे। उन्हें खबर मिली कि दिलदार ने कराची में मेरा सुराग लगा लिया है तो वो देखते ही देखते जिम्मी लाइट का मंजूर नजर बन जाएगा। वो लोग हर उस शख्स को तहस नहस कर डालेंगे जिसका मुझसे जरा भी तल्लक होगा। यार मुझे तो ना डराओ, गजाला वैसे ही मेरे घर आ चुकी है। हो सकता है कि मैं पहले ही डीडी की निगाहों में आ चुका हूँ। जहांगीर ने हंसते हुए खतरे का इजहार किया, और अब तुम मेरे पास रह रहे हो इसका इम्कान नजर नहीं आता क्योंकि गजाला की निगरानी शादी के कई दिन बाद शुरू कराई गई थी। वैसे मुझे जल्द अज जल्द तुम्हारे घर को खैरबाद कहना ही पड़ेगा, वहाँ मेरा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। बस बुरा मान गए। उसने मेरे शाने पर हाथ मारा। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, मगर मैं संजीदा हूँ। माजी की तरह हमारी नकलो हरकत में सरगर्मी आ जाएगी, असलहा भी जमा करना पड़ेगा। ये बातें ज्यादा दिन तक सलमा से पोशीदा नहीं रखी जा सकेंगी। वो वैसे ही कह चुकी है कि मेरे चले जाने के बाद से तुम्हारी मसरूफियात मामूल पर आ गई थी। मैं उसे किसी तरह मुतमिन नहीं कर सकूंगा। वो बीवी मेरी है और उससे डरते तुम हो। उसने कहा लगाया, शायद वो दानिस्ता मेरा जहन गजाला की तरफ से हटाने की कोशिश कर रहा था। मुझे देखो मैं कितनी दिलेरी के साथ इसके साथ गुजारा कर रहा हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही ये जिक्र निकाल लिया। सलमा को मालूम है कि हम गजाला से मिलने के लिए निकले थे। अब वापसी पर इसे क्या बताना है? मैं नहीं चाहता कि इसे गजाला पर हंसने का मौका मिले। अरे अब वो पराई हो गई है, तुम क्यों इस पर दांत लगाए बैठे हो? सलमा हंसती है तो हंसा करे, इसमें तुमको क्या जरूरत है परेशान होने की? वो तो वैसे भी गजाला को पसंद नहीं करती थी। बात गजाला की नहीं मेरी अपनी है। मैं कल तक इसका दम भरता था, आज सलमा को इल्म होगा कि इसने मुझे छोड़कर किसी और का घर आबाद कर लिया है तो वो मुझ पर भी हंसेगी और ये सुबह शायद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। चलो इसे कुछ भी नहीं बताएंगे, जहांगीर ने फराख दिली के साथ कहा। मैं इसे मना कर दूंगा कि वो गजाला के बारे में तुमसे कोई बात न करे। वैसे तुम चाहो तो मेरे एक फ्लैट की चाबियां भी ले सकते हो। सलमा इस ठिकाने से वाकिफ नहीं है, वहाँ तुम बेफिक्री और आराम से रह सकोगे। ये तजवीज बहुत मुनासिब है। मैं फौरन ही बोल पड़ा, इस पर तो कल सुबह ही अमल कर लेना चाहिए। फ्लैट किस इलाके में वाक़या है तुम्हारा? बहादुराबाद का साफ सुथरा इलाका है, शायद शरफ आबाद कहलाता है। मैं कभी कभी वहाँ जाता रहा हूँ। रोजमर्रा जरूरियात का सारा साजो सामान वहाँ मौजूद है, फोन भी लगा हुआ है। मेरी और जहांगीर की दोस्ती रस्मी बातों की पाबंद नहीं थी। वो बड़े खुलूस के साथ कम से कम चंद रोज के लिए मुझे अपना मेहमान रखना चाह रहा था, लेकिन मैं सलमा के तेवरों से अच्छी तरह वाकिफ था। जहांगीर इसे मना कर देता, फिर भी वो तन्हाई में मौका पाकर मेरे सर पर सवार हो जाती और गजाला के बारे में कुछ न कुछ खरीदने में कामयाब हो जाती। इसके अलावा सुल्तान शाह का मामला भी पहले ही जहांगीर के इल्म में ला चुका था, इसलिए मेरे इसरार पर वो अगले रोज मेरी मुंतकली पर आमादा हो गया। मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। गजाला की शादी की तस्दीक हो जाने के बाद मुझे अपने ऊपर एतमाद नहीं रहा था। मुझे डर था कि इस आलम में सलमा की शोखियों से मगलूब होकर मैं कहीं बहक गया तो हमेशा के लिए जहांगीर जैसे जिगरी दोस्त से हाथ धोने पड़ जाएंगे, और मैं मुरासिम के बारे में इन दिनों कोई खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। गजाला को खुद ही मेरे दिल में रिश्तों की कदर व कीमत का एहसास यक ब यक बढ़ गया था। फ्लैट बहुत
कशादा और आरामदेह था। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें, निचली मंजिल पर कार पार्किंग और ऊपर रिहायशी फ्लैट थे जिनमें हम दूसरी मंजिल पर थे। पार्किंग फ्लोर से वो फासला बस चंद सीढ़ियों का था। जहांगीर ने गारमेंट फैक्ट्री जाने से पहले खुद ही हमें वहाँ छोड़ा था। मेरे लिए पिछला दिन खासा भारी गुजरा था। तबीयत खराब होने के बावजूद मुझे भागदौड़ करनी पड़ गई थी, लेकिन गजाला का मामला साफ होने के बाद मेरी तबीयत पर यास अंगेजी सुकून तारी हो गया था। मेरे बरअक्स सुल्तान शाह मुश्तिल था और बहुत कुछ कर गुजरना चाह रहा था, लेकिन मैंने इसे संभाला हुआ था। मुझे कम अज कम 1-2 रोज की मुकम्मल आराम की जरूरत थी, वरना मैं खुद महसूस कर रहा था कि कहीं मेरी अलालत मुझे लंबी मुद्दत के लिए ही ना ले बैठे। और वो सुल्तान शाह को लगाम दिए रखने का एक माकूल जवाब था। अगर तुम कुछ भी नहीं करना चाहते तो फिर 2 हफ्तों के लिए मुझे छुट्टी दे दो। मेरी तरफ से सब्र की मुसलसल तलकीन से आजिज आकर सुल्तान शाह ने कहा, मुझे बहुत दिन हो गए, इस दौरान में गाँव हुआऊंगा। हो सकता है कि अकेले रहकर तुम ज्यादा बेहतर और मुस्बत अंदाज में सोचकर कुछ फैसले कर लो। अभी तो पहला दिन भी नहीं गुजरा है और तुम भड़क रहे हो। कम अज कम मुझे कल तक तो आराम करने दो, इसके बाद कोई फैसला कर लेंगे। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक अहम काम सोचा हुआ है। तुम्हें देख देख कर मैं दिल ही दिल में कुड़ रहा हूँ। मैं जिस कबीले से ताल्लुक रखता हूँ वहाँ अव्वल तो इश्क व मोहब्बत शजरे ममनुआ समझे जाते हैं। कोई किसी औरत को नजर भर कर देख ले तो आनन फानन में पहाड़ी वादियाँ इंसानी लहू में डूब जाती हैं, और अगर किसी की औरत बेवफाई कर जाए तो फिर इसे किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ा जाता। यही तो मर्द की इज्जत और गैरत होती है। इस पर आंच आ जाए तो फिर मरने मारने के बगैर जिंदगी बेकैफ हो जाती है। पता नहीं तुमने गजाला का रोग क्यों पाल लिया है। इसने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम इसके सीने में 6 गोलियां उतार देते, फिर देखते कि तुम्हारी खुदी कितनी बुलंद हो जाती है। यूं बिस्तर से ना लगे रहते। इसने मेरी निजी मसले पर पहली बार खुलकर अपने कबायली अंदाज में राय जाहिर की, लेकिन न खुद कुछ करने पर आमादा हो न मुझे कुछ करने देते हो। गजाला न मेरी माँ थी, न बहन, न बेटी। हद तो ये है कि वो मेरी बीवी तक नहीं बनी थी। इसे समझाने के लिए मुझे मजबूरन इसी का लबो लहजा इख्तियार करना पड़ा। तुम जिन खून रेजियों की बात कर रहे हो वो इन ही 4 रिश्तों की खातिर होती हैं और शहरों में भी होती रहती हैं, लेकिन गजाला पर मेरा क्या जोर था। इश्क व मोहब्बत तो वैसे भी हमारे पूरे मुआशरे में शजरे ममनुआ है। तुम्हारे फलसफे पर जाऊं तो मुझे खुद को मोहब्बत का मुजरिम करार देना पड़ेगा, इसलिए ऐसे फैसले बहुत दुश्वार होते हैं। इंसानी खून बहाकर पछताने से बेहतर है कि अपने इस इकदाम पर पहले अच्छी तरह गौर कर लिया जाए। ऐसी अदावतों से नस्ल दर नस्ल न जाने कितने लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। सुलह इसी वक्त होती है जब एक हरीफ अपनी गलती या कमजोरी मानकर हथियार डाल देता है। छोटी छोटी बातों को इज्जत और गैरत का मसला बनाने से बात नहीं बनती। गजाला अब मुझसे ज्यादा दिलदार की गैरत का मामला है। मैं बगैर सोचे समझे इस पर हाथ नहीं डाल सकता। फिर मुझे काम बताओ, वो जिद चाहकर मुतालबा कर बैठा। दिलदार कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी नहीं है। हमें जो कुछ मालूम हुआ है इससे अंदाजा होता है कि वो शी की बैरूनी मंडियों के लिए यहाँ से हीरोइन बाहर स्मगल कर रहा है। तुम ये खबर भी लाए थे कि वो दवाएं बनाने वाले एक कारखाने का मालिक है। मुझे यकीन है कि वो बदमाश इस कारखाने की आड़ भी कोई मजमूम धंधा कर रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी तरह इसके कारखाने में मुलाजमत हासिल करो ताकि हमें अंदर की खबरें मिल सकें। इसके गबलों से वाकिफ होकर ही हम इसे बेनकाब कर सकेंगे। जब तक इसका कारखानेदारी का भरम बरकरार रहेगा वो मुअज़्ज़ज़ बना रहेगा और इसे मुजरम साबित करने की कोशिशें रायगा जाएंगी। ये तो वाकई करीने का काम निकाला है तुमने, वो मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन वो छानबीन किए बगैर किसी को मुलाजिम नहीं रखता होगा। ऐसे लोग आंखें बंद करके किसी पर एतमाद नहीं करते। मैं नहीं चाहता कि छानबीन के नतीजे में तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक साबित हो। इसके लिए तुम्हें कहीं और ठिकाना तलाश करना पड़ेगा। यही सबसे आसान सूरत है। मैं आज ही पुरानी बस्ती में मुंतकिल हो जाता हूँ जहाँ से तुमने मुझे निकाला था। वहाँ सब मेरे जानने वाले हैं और खुलकर मेरे हक में हर वो गवाही देंगे जो मैं चाहूंगा। ख्याल अच्छा है लेकिन इतनी उजलत मुनासिब नहीं। कम अज कम कल तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। इसके बाद तुम बाहर अपना बंदोबस्त कर लेना। इस दौरान में मैं भी बाहर निकलने के काबिल हो जाऊंगा। मेरा तो ख्याल है कि तुम अपने काम की इब्तिदा अमीर दादा से करो। अगर वो हाथ आ जाए तो इससे पहले इससे बहुत कुछ मालूम हो सकता है। इसके किसी आदमी पर बराह रास्त हाथ डाले बगैर हम कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ते रहेंगे। हकीकत ये थी कि मैं खुद भी इन ही खतूत पर सोच रहा था, क्योंकि डीडी के आदमियों में इस वक्त सिर्फ अमीर दादा ही हमारे सामने था। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो हॉलिडे इन में मुझे गजाला के साथ देख चुका था। एक बार जहन में ये ख्याल भी आया कि अलहदा फ्लैट और फोन नंबर मिल चुका था।
लिहाजा अखबार में गुम्बी गुम्बी वाला इश्तिहार देकर माफिया का सहारा लिया जाए। इनसे तावन की राह निकल आने के बाद मैं इनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर इनके वसाइल डीडी के खिलाफ हरकत में ला सकता था, लेकिन कबाहत ये थी कि फिर मुझे जिंदगी भर के लिए माफिया की गुलामी कबूल करनी पड़ जाती, जो मुझे किसी भी कीमत पर कबूल नहीं थी। दोपहर के करीब जहांगीर फैक्ट्री के अहम कामों से फारग होकर वहीं फ्लैट पर चला आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। सुल्तान शाह शायद मौके की तलाश में था। जो ही इसे अंदाजा हुआ कि जहांगीर तवील बैठक के इरादे से आया था, इसने फौरन ही मुझसे बाहर जाने की इजाजत तलब कर ली। मैंने अंदाजा लगाया था कि फ्लैट में आकर वो ज्यादा खुश नहीं था। चले जाओ, लेकिन ये ख्याल रखना कि मुझे 6 बजे वापस लौटना है। मेरी बजाय जहांगीर ने इसे इजाजत दे दी और वो खुशी के साथ शुक्रिया अदा करते हुए फौरन ही फ्लैट से चला गया। सलमा को बड़ी शिद्दत से तुम्हारी तलाश है। जहांगीर ने ब्रीफ केस खोलकर ब्लैक लेबल की सर्ब मोहर बोतल निकालते हुए हंस कर कहा, रात को मैंने इसे मना कर दिया था कि तुम्हारा मूड खराब है, इसलिए गजाला के बारे में तुमसे कोई बात न करे, क्योंकि तुमने मुझे भी अपनी मुलाकात के बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर सुबह तुमने नाश्ते की मेज पर अचानक ही अपनी मुंतकिली का ऐलान करके इस बेचारी के सारे तजस्सुस का सत्यानाश कर दिया। वो 2 मरतबा फैक्ट्री फोन कर चुकी थी कि मैंने तुमको कहाँ छोड़ा था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।